करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्लास 11 के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। क्लास 11 के जो बुक है, इसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उस बुक में ये पहला चैप्टर है, हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेज़ी का आरंभ कैसे हुआ। बहुत ही हिस्टोरिकल चैप्टर बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का चैप्टर भी बोला जा सकता है इसको। जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से अच्छा चैप्टर है। जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत अच्छा है। और इस चैप्टर में कौन कौन सा ऐसा बेसिक बात होगा हम वो समझाते चलेंगे, और साथ में कुछ लॉजिकल बातें भी करेंगे हम लोग, जिसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में वो ये कि ये लैंग्वेज बहुत ही यंगर लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज एक यंगर लैंग्वेज है। किसकी तुलना में? देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा और यहीं से हम लोगों का चैप्टर शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा बात क्या कहा जा रहा है। कहा गया है कि यंगर लैंग्वेज, इस भाषा को, इंग्लिश भाषा को कहा जा रहा है कि ये बहुत ही यंगर भाषा है। किसकी तुलना में? संस्कृत की तुलना में, पर्शियन की तुलना में, ग्रीक की तुलना में, लैटिन की तुलना में, और दूसरे जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस होंगे पास्ट के, उन सब में ये बहुत ही यंगर लैंग्वेज है। बात नंबर 1, इसको ध्यान रखना है। ऐसा अंग्रेज़ी के बारे में कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ी भाषा संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और दूसरी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस पास्ट की रही होंगी उन सब में ये सबसे ज़्यादा यंगर है। ठीक है बात, एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरा ज़रूरी बात है, पॉइंट नंबर 2। सेकंड लाइन जो है, मतलब दूसरा वाक्य है, वो कहता है कि व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस वेयर रूलिंग द वर्ल्ड। दीज का मतलब जो यहाँ पर संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और दूसरी क्लासिकल भाषाएं जो पास्ट की रहीं, जब वो संसार पर, यानी यूरोप और एशियन लैंग्वेजेस वेयर रूलिंग द वर्ल्ड, जब संसार पर अपना आधिपत्य जमा रही थी, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर बात हो रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर जो वर्ड आज हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लैंड, वो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। डिड नॉट एग्जिस्ट। कब भाई? ये कब होता था? जब ये भाषाएं का मतलब यहाँ पर सभी भाषा जो लिखा हुआ ऊपर में, जब ये भाषाएं रूल कर रही थीं, रूलिंग द वर्ल्ड, तब उस समय ना तो इंग्लिश ना ही शब्द इंग्लैंड एग्जिस्ट करता था। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में था। 2 बातें पता चल गई। तीसरा बात क्या पता चलता है भाई? द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, वो अंग्रेज़ी जिसे आज हम लोग बोलते हैं, केम फ्रॉम, आया है, द स्पीच ऑफ जर्मैनिक ट्राइब्स। अब यहाँ से केस शुरू होता है। जर्मैनिक ट्राइब्स, कबीला, नाम क्या है इसका बाबू? जर्मैनिक ट्राइब्स। तो हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करने वाले हैं कि आखिर जर्मैनिक ट्राइब्स हैं कौन। तो इस जर्मैनिक ट्राइब्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों के बारे में कहा गया है कि ये लोग जिस कबीले से बिलोंग कर रहे थे, जर्मैनिक ट्राइब्स के बारे में हम कह रहे हैं कि जिस कबीले के ये लोग थे, इस कबीले के अंदर 3 अलग अलग समूह में ये बटे हुए थे। इसके अपने खुद के 3 अलग अलग बंटवारे थे। ये कबीला, ये वो लोगों का समूह था बाबू, ये उन लोगों का समूह था जो आरंभ में, शुरुआत में इंग्लैंड में आकर के बसे थे। अब वो इन्वेड करके आ रहे हैं। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण वगैरह करके आए थे। तो इनको, कबीले को 3 अलग अलग समूहों में हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे। एक थे बाबू एंगल्स। एक नाम क्या था? एंगल्स। दूसरे थे सैक्सन्स और तीसरा कौन से थे? ज्यूट्स। ये तीनों का तीनों जर्मैनिक ट्राइब्स से बिलोंग कर रहे थे। ध्यान रखोगे क्या कहा जा रहा है? जर्मैनिक ट्राइब्स के लोग
ये उन लोगों का, ये जो कबीला जर्मैनिक ट्राइब्स था, ये वो लोग थे जो जो इंग्लैंड पर आकर के अपना कब्ज़ा किए थे। देखो ध्यान रखना, उस समय इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो ये लोग आकर के इंग्लैंड पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और इनके कबीलों से ही बिलोंग कर रहे थे। एक का नाम था एंगल्स, एक का नाम था सैक्सन्स और तीसरे का नाम क्या था, ज्यूट्स। और अगर आप ऐसे समझिए तो हम एक रूप में भी कह सकते हैं कि अगर आप एंगल्स, सैक्सोन्स और ज्यूट्स को ही देख लें, एक मिनट, एंगल, सैक्सन्स और ज्यूट्स को ही देख लें तो इनको एक रूप में किसी एक और नाम से पुकार सकते हो। इनको, इन सभी कबीलों को हम अलग अलग नाम बुला करके एक ही नाम से पुकार सकते हैं और उसका नाम पड़ा है बाबू एंग्लो। ये कुछ अजीब तरह से लिखा गया, एक मिनट, हाँ, उसका नाम पड़ा है एंग्लो सैक्सन्स। देखिए, कंबाइंड रूप से अगर हम एक नाम लेंगे एंगल्स का, अगर हम कंबाइंड रूप से नाम लेंगे एंगल्स का, सैक्सन्स का और ज्यूट्स का, तो हम इसे एक ही नाम से पुकार सकते हैं और उस नाम का क्या है, नाम क्या है उसका, एंग्लो सैक्सन्स। क्लियर हो गया। अब ये तो एक बात हुआ कि जर्मैनिक ट्राइब्स, इसको हम ए पॉइंट बना देंगे क्योंकि यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है। तो जो जर्मैनिक ट्राइब्स है, ये कबीला है, ये इन्वेड किया है, ये आक्रमण किया है और आक्रमण करने के कहाँ पर आक्रमण किया है, इंग्लैंड में। और इस कबीले में कुल कितने थे, एक थे एंगल्स, एक थे सैक्सन्स और एक थे ज्यूट्स। ये इसके कबीले के अंदर आते हैं। तीन प्रजातियाँ आप ऐसे समझिए। इन तीनों प्रजातियों को कंबाइंड रूप से, इन तीनों प्रजातियों को कंबाइंड रूप से क्या पुकार रहे हैं हम लोग, एंग्लो सैक्सन्स बोल रहे हैं। ये जो एंग्लो सैक्सन्स हैं, इन्होंने ही इन्वेड किया था, इन्होंने ही आक्रमण किया था, इन्वेडेड, इन्होंने आक्रमण किया था, इन्वेडेड। कहाँ आक्रमण किया था, इंग्लैंड। कहाँ आक्रमण किया था, इंग्लैंड में, इन्वेडेड इंग्लैंड। कब किया था, वो भी हम यहाँ पे बना देते हैं, 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी, 5th सेंचुरी को। और उसके बाद जब इन्वेड किया, जब यहाँ आकर के बसे, उसके बाद ही इन्होंने जहाँ आक्रमण किया, कहाँ आक्रमण किया थे, इंग्लैंड में। तभी वो जब यहाँ आए, यहाँ करके बसे, तो इन्होंने इस देश को, कंट्री को अपना नाम दिया, इट्स नेम, है ना, कंट्री को, गेव द कंट्री इट्स नेम, देश को अपना नाम दिया, चूँकि इंग्लैंड के नाम से आज हम लोग जानते हैं। है दिलचस्प बात। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये जो एंग्लो सैक्सन्स हैं, यानी ये जो एंगल्स हैं, सैक्सन्स हैं, ज्यूट्स हैं, या ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स के लोग हैं, इन्होंने इंग्लैंड पर इन्वेड कब किया, तो हम तुरंत जवाब देंगे 5th सेंचुरी को। और उसके बाद ही इंग्लैंड को उसका नाम वगैरह मिला और उसकी लैंग्वेज, जाहिर सी बात है, गिव द कंट्री इट्स नेम एंड नाम तो दिया ही दिया, साथ में लैंग्वेज, भाषा भी दिया। ठीक है। अब सवाल एक और क्रिएट होता है बाबू, एक मिनट। अब जो सवाल क्रिएट हो रहा है हम लोगों के बीच में वो ये है कि आखिर ये जो एंग्लो सैक्सन्स हैं, ये जो एंग्लो सैक्सन्स हैं जिसके अंतर्गत एंगल्स भी आते हैं, जिसके अंतर्गत सैक्सन्स भी आते हैं और जिसके अंतर्गत ज्यूट्स भी आते हैं। ये जो एंग्लो सैक्सन्स हैं, ये निवास कहाँ करते थे, ये लोग रहते कहाँ थे, ये तो इन्वेड किया ना इंग्लैंड में, उससे पहले कहाँ रहते थे। तो इसके बारे में बताया गया कि ये लोग निवास करते थे नॉर्थ और साथ ही वेस्ट यूरोप, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में। तो नॉर्थ यूरोप और वेस्ट यूरोप के लोग थे। तो बाबू दिलचस्प बात यह है कि नॉर्थ यूरोप की अगर चर्चा करें या फिर आप वेस्ट यूरोप की चर्चा करें, इसके अंतर्गत आज आप मॉडर्न डे में किसी कौन से देश, कंट्री को पाइएगा, तो प्रेजेंट डे में नॉर्थ और साउथ में पाया जाएगा डेनमार्क, और कौन पाया जाएगा, जर्मनी, और कौन पाया जाएगा, हॉलैंड। देखिए जानकारी, हॉलैंड, ये पाए जाएंगे, डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। कहाँ पर, मॉडर्न डे में अगर आप जर्मैनिक पीपल को ढूंढेंगे, यानी ये एंग्लो सैक्सोन को अगर ढूंढ रहे हो, तो ये एंग्लो सैक्सोन कौन लोग थे, जाहिर सी बात है ये प्रजातियों को ही कहा गया। तो ये लोग कौन लोग रहे होंगे सर, ये लोग जर्मैनिक लोग रहे होंगे।
अब वो जर्मैनिक लोग कहाँ बसे हुए थे, तुरंत जवाब दीजिएगा। नॉर्थ यूरोप में और वेस्ट यूरोप में। वो नॉर्थ यूरोप और वेस्ट यूरोप प्राचीन काल का, तो आज के हिसाब से वो नॉर्थ यूरोप और वेस्ट यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है, तुरंत जवाब मिलना चाहिए। डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। सही है। फिर सर इनकी भाषा क्या रही थी उस समय, तो अब हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं कि इनका जो भाषा रहा था, द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वेयर जर्मैनिक और ट्यूटोनिक। जो इनकी भाषा उस समय थी, उस भाषा का नाम है जर्मैनिक, या फिर आप उसको पुकार सकते हैं ट्यूटोनिक के नाम से। क्लियर हो गया। और यही लोग आकर के इन्वेड किए हैं, ध्यान रखिएगा बाबू। और ये जो भाषा है जर्मैनिक और ट्यूटोनिक, ये कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है। किनसे रिलेटेड है भाई, किस भाषा से ये मिलती जुलती हैं, तो ये मिलती जुलती हैं संस्कृत भाषा से, ये मिलती जुलती हैं ग्रीक भाषा से, ये मिलती जुलती हैं, और दूसरा जैसे कि यहाँ लिख देते हैं हम लैटिन भाषा से, और दूसरी जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस उस समय रही होंगी। अब इससे एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं, वो ये कि तुम नोटिस करो कि ये जो जर्मैनिक पीपल थे, जिनकी भाषा ट्यूटोनिक और जर्मैनिक लैंग्वेज या फिर ट्यूटोनिक लैंग्वेज थी, इनका क्लोज रिलेशन इन भाषाओं से दिखता है। किन किन भाषाओं से दिखता है, संस्कृत से दिखता है, ग्रीक से दिखता है और लैटिन से दिखता है। तो यहाँ हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि संस्कृत जो है वो एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करता हुआ है, ग्रीक यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जर्मैनिक और ट्यूटोनिक भाषा का अगर रिलेशन हम देखें, तो वो रिलेशन इंडो यूरोपियन फैमिली से जुड़ा हुआ है। सही बात है। कहीं ना कहीं हम जर्मैनिक और ट्यूटोनिक भाषा को देखते हैं तो उनका रिलेशन इंडो यूरोपियन फैमिली से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हम बोल पा रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इस भाषा का जड़ कहाँ मिल रहा है, संस्कृत में, ग्रीक में और लैटिन में मिल रहा है, मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लिए, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। तो एक बात तो क्लियर हो गया ना कि जो इंग्लिश है वो किस तरीके से धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है, सामने में आ रहा है। एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर दें तो हम जो सबसे पहला बात आपको बताया वो ये कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही यंगर लैंग्वेज है। किसकी तुलना में, संस्कृत हो, पर्शियन हो, ग्रीक हो, लैटिन हो, इन सब की तुलना में। बात नंबर 1 ख़त्म हो जाती है। दूसरा बात बताया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे भाषा अंग्रेज़ी हो, चाहे देश इंग्लैंड हो, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तब जब संस्कृत, पर्शियन और ग्रीक जैसी भाषाएं वर्ल्ड में रूल कर रही थी। उस समय अंग्रेज़ी और या फिर इंग्लैंड जैसा शब्द कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फिर बात शुरू होती है जर्मैनिक कबीले के लोगों की, जर्मैनिक ट्राइब्स। सर ये वो लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड पर इन्वेड किया था, आक्रमण किया था 5th सेंचुरी में। और इस कबीले के अंदर 3 अन्य कबीले थे। एक था एंगल्स, दूसरे थे सैक्सन्स और तीसरे थे ज्यूट्स। एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स ये कंबाइंड रूप से किस नाम से जाने गए, इनको कंबाइंड रूप से हम लोग रखते हैं एंग्लो सैक्सन्स के नाम से रखते हैं। ठीक है। अब इनका अपना भाषा है। तो ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे, ये जो जर्मैनिक कबीले के लोग थे, ये बेसिकली नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के लोग थे। मॉडर्न डे में नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के अंतर्गत डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड आते हैं। ये लोगों का भाषा अगर देखें, द लैंग्वेज जो इनका था एंग्लो सैक्सन्स का, जर्मैनिक ट्राइब के लोगों का, नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के लोगों का, या डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड के लोगों का, सब एक बात है। उनका जर्मैनिक लैंग्वेज था या ट्यूटोनिक लैंग्वेज था। और इस भाषा का, जिसको हम जर्मैनिक बोल रहे हैं या ट्यूटोनिक बोल रहे हैं, ये भाषा का संबंध, रिलेशन संस्कृत से, ग्रीक से, लैटिन से मिलता जुलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड थे, यानी इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे, उन्होंने जर्मैनिक ट्राइब्स या जर्मैनिक इन्वेडर्स, आक्रमणकर्ताओं को एक नाम दे रखा था। उस नाम का नाम था, उसका नाम था सैक्सन्स। एक बात क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह से ध्यान रखना बाबू, जो नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड जो थे, उन्होंने जर्मैनिक इन्वेडर्स को एक नाम दे रखा था, जिसका नाम क्या, जिसको क्या कहा गया, सैक्सन्स।
ये वाला ये सेक्शंस, ये नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है? नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। किसको दिया गया है? आक्रमणकर्ताओं को। नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कौन थे? इंग्लैंड के मूल निवासी जो शुरू से इंग्लैंड में रह रहे थे। इसी के बदले में जर्मैनिक पीपल, जो जर्मैनिक ट्राइब्स के लोग थे, उन्होंने भी किसको? नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के मूल निवासी को एक नाम दे दिया और उसको कहा गया वेलाज। वेलाज, और वेलाज का मतलब होता है फॉरेनर। तुम नोटिस करोगे इस बात को बाबू कि नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वहाँ के मूल निवासी थे। कहाँ के? इंग्लैंड के ही। इसके बावजूद नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को कौन सा उपाधि दिया गया और किनके द्वारा दिया गया? उन लोगों के द्वारा जो इन्वेडर्स थे। देखो तुम, जर्मैनिक पीपल यानी जो आक्रमण करता थे, इन्वेडर्स थे, उन लोगों ने वहाँ के इंग्लैंड के मूल निवासियों को कौन सा नाम दे दिया? वेलाज, है ना, या फिर फॉरेनर के नाम से। और कहीं ना कहीं इसका हम एक तार जोड़कर बता सकते हैं कि इंग्लैंड में ही एक और आप शहर का नाम सुने होंगे, वेल्स, सुने? तो अब आज भी आपको वेल्स नाम दिखता ही है। वेल्स नाम आपको आज भी इंग्लैंड के बिल्कुल वेस्ट साइड में आप जाओगे, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में अगर आप जाओगे तो एक कंट्री आपको दिखेगी, बज़ाफ्ते वहाँ गवर्नमेंट भी है वेल्स नाम से। और उस समय वेलाज नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और ये जो वेल्स हैं, वेल्स नाम जर्मैनिक ट्राइब के द्वारा दिया गया इंग्लैंड के मूल निवासियों को, यानी जो प्योर लोग होंगे, जो इंग्लैंड के एक्चुअल होंगे, जिसको हम लोग प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, ये लोग वेल्स में रहते हैं। क्योंकि ये लोग अपने आप को नेटिव ऑफ इंग्लैंड मानने लगे, क्योंकि ये नेटिव ऑफ इंग्लैंड है ना, वो उनको एक उपाधि दिया गया। एक उपाधि बोल सकते हैं, एक शीत युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा था जर्मैनिक पीपल के लोगों के बीच में, यानी जो इन्वेडर्स थे उनके बीच में, और जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे उनके बीच में। तो जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे वो इन्वेडर्स को सैक्सन्स बोल दिए, और इन्वेडर्स बदले में जो इंग्लैंड के मूल निवासी हैं उसको वेल्स बोल दिए, वेलास बोल दिए। और वेलास से ही वेल्स नाम का एक देश है, कंट्री भी है, जो इंग्लैंड के बिल्कुल वेस्ट साइड में बसा हुआ है। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर में जैसे इंग्लैंड आते हैं वैसे वेल्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बसे हुए हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमको एक और जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, और तब जा कर के इनका जो एक कंबाइंड लैंग्वेज निकल कर आया, क्योंकि अब समय बीत चुका है ना, अभी हम लोग 5th ऑफ सेंचुरी में नहीं है, इन्वेड किया गया 5th ऑफ सेंचुरी में, अब बात आगे बढ़ चुकी है, टाइम गुजर चुका है। तो इन्होंने कंबाइंड रूप से अपनी एक भाषा ढूंढ निकाली, और उस भाषा का नाम क्या रखा गया? देखिए इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश ये है भाषा, इसको भाषा दिया गया। उसी प्रकार से इन्होंने कंट्री का नाम भी बनाया, अपना एक कंट्री बनाया, और देश का नाम इन्होंने रखा एंगल किन, CYNN। ध्यान रखिएगा, ये किन वर्ड को लेगा, एंगल किन। और एंगल किन का मतलब होता है द रेस ऑफ एंगल। अब बोलोगे सर एंगल कौन सा एंगल? तो आप मत भूलिए, ये एक समूह है, एक प्रजाति है। तो द रेस ऑफ एंगल ये मतलब होता है। और उन्होंने कंट्री का नाम क्या रख डाला है? उन्होंने अपने कंट्री का नाम रख डाला है, कंट्री का नाम एंगल किन। ये पहला ध्यान रखिएगा। और लैंग्वेज क्या रखे थे? इंग्लिश। यहाँ तक ठीक है बात। लेकिन ये कंट्री का नाम फिर बदला आगे जा करके, कंट्री का नाम आगे जा करके कंट्री का नाम आगे जा करके चेंज हुआ है फ्रॉम AD 1000 ईस्वी के आसपास। कौन सा नाम बदल गया भाई? एंगल किन ख़त्म हो गया है, और एंग्ला लैंड, इंग्लैंड नहीं, ध्यान रखिए, एंग्ला लैंड मतलब द लैंड, भूमि, द लैंड ऑफ एंगल्स, द लैंड ऑफ एंगल्स नाम पड़ गया। कब पड़ा है नाम द लैंड ऑफ एंगल्स? 1000 AD 1000 में नाम क्या पड़ा है कंट्री का? एंग्ला लैंड, ठीक है। और किसके बिहाफ में? पहले कौन सा नाम था सर? पहले नाम था इसका, बार में से, पहले नाम था एंगल किन, और फिर कुछ समय के बाद, समय ये रहा, और कुछ समय के बाद कंट्री का नाम क्या पड़ गया? एंग्ला लैंड। देखिए भाई कितना ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिला। और इस प्रकार से ये एंग्ला लैंड कालांतर में समय के साथ बदल करके इंग्लैंड हुआ, और ये जो लैंग्वेज है ये समय के साथ बदल करके इंग्लिश हुआ, जो आज आप और हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे हमको क्या जानकारी मिलता है? इन सब का कंक्लूजन क्या निकला भाई?
इस चैप्टर का जो क्लास 11 का है, और क्लास 12 वाले बच्चे भी इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे ज़रूर। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है इस पूरे बहस का कि दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री एंड इसको हम मिटाए हैं पहले। द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। कुछ ज़्यादा रफ लिख दिए हैं क्या? थोड़ा सा हम आराम से लिख दें, थोड़ा जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। जब देखते हैं ना कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हमको लगता है कि आप लोग को फुर्सत नहीं होगा देखने का। लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बोथ दोनों चीज़ें, कौन कौन सा चीज़? द नेम ऑफ द कंट्री जिसका नाम है इंग्लैंड, एंड द लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश। ये दोनों का दोनों नेटिव नहीं है इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड का दोनों, चाहे उसका नाम के बारे में बात कर लीजिए ना ही उसकी भाषा के बारे में, वो दोनों का दोनों उसका अपना नहीं है। और हम लोग ये मान बैठते हैं कि इंग्लिश मीन्स उनका अपना होगा। वहाँ पर भी जो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं उनको भी यही लग रहा होगा। लेकिन अब हमको थोड़ा बहुत इतिहास मालूम है। रिकॉल करके देखिए, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए बाबू, और हम जो बात समझाएं, एक बात नोटिस करोगे, जो बच्चे को लग रहा है कि ये सिर्फ क्लास 11 का, ये टॉपिक क्लास 11 का नहीं रहने वाला है। ये टॉपिक क्लास 11 और क्लास 12 वाले बच्चों को भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। और हाँ, ये भी हम बता दें कि ये सिर्फ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर कहीं पर कुछ ऐसा मिस्टेक हमसे हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।